हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के। अगर आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 में हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। आज के ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वैदेही वनवास के रचनाकार थे। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, राइट आंसर कौन सा होगा? पहला मैथिली शरण गुप्त है, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, चौथा ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चनों को तैयार जरूर कर लें, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगवाद के कवि हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रयोगवाद के कवि हैं भूषण हैं, अज्ञेय हैं, या सुमित्रा नंदन पंत, या फिर महादेवी वर्मा। प्रयोगवाद के कवि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अज्ञेय। कौन सा? अज्ञेय क्वेश्चन का सही जवाब है अज्ञेय, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भाव विलास के रचनाकार हैं। मेरे प्यारे बच्चों, भाव विलास के रचनाकार क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए देव है, ऑप्शन बी है बिहारी, ऑप्शन डी है चिंतामणि, ऑप्शन डी है मतीराम। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर देव हो जाएगा, देव ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए कि छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पद्माकर की है, बिहारी की है, भूषण की है, या मतीराम की है? मेरे प्यारे बच्चों, जो छत्रसाल दशक है वो भूषण की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। किसकी रचना है? भूषण की रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन आपके सामने जयशंकर प्रसाद है, दूसरा गिरिजा कुमार माथुर है, तीसरा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर डी क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, या फिर एकांकी? छठे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? छठे क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास, या कमलेश्वर? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, श्याम सुंदर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आप ज़रूर तैयार कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती रहे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या आकाशदीप कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का सही जवाब, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है, या फिर रेखा चित्र है? क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास। परीक्षा गुरु उपन्यास है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा की रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए, बाणभट्ट की आत्मकथा की रचनाकार जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रांगे राघव, या फिर धर्मवीर भारती? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरे प्यारे बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रस के प्यारे बच्चों 4 होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, सुख, दुख, और जो है वीरता और कमजोरता।
ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन आपके सामने है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या फिर यमक अलंकार है? 12वीं का राइट आंसर रूपक अलंकार होता है, जहाँ पर जो है एक जैसे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12 होती हैं। या सोठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही जवाब होगा कि सोठा के जो पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निर्दय शब्द में उपसर्ग है, प्रयुक्त उपसर्ग है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है द्य, नी, नीर या फिर नीर। तो निर क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी में है निर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए कि नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय है, द्विंद है या फिर द्विगु है या फिर बहुव्रीहि समास है? तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि खेत का तत्सम रूप है। खेत का तत्सम रूप क्या भूमि है, जमीन है, क्षेत्र है या पृथ्वी? ऑप्शन नंबर होगा सी क्षेत्र। क्षेत्र के हिसाब से खेत का तत्सम बनेगा क्षेत्र। देखो भूमि, भूमि का मतलब है, पृथ्वी का मतलब पूरा पृथ्वी है, और भूमि का मतलब यानी कि भूतल, जमीन, ये सब एक हैं, लेकिन क्षेत्र इसका अलग है। ठीक है, क्षेत्र इसका अलग है, तत्सम क्षेत्र हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपके सामने, युष्मद् शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप होगा। राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो पहला क्या है? युष्पाकम, दूसरा है युष्मासु या युष्मत है या त्वैत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने 18वां क्वेश्चन है कि भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भाव वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता या कर्म की प्रधानता या फिर क्रिया की प्रधानता या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया की प्रधानता होती है। किसकी? क्रिया की। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं या तीव्र या 8? ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये तीव्र नहीं है, ये 3 है, 3 या 8। तो वाक्य के जो तत्व होते हैं वो 2 तत्व होते हैं। कितने? 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ये बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस तरह के वीडियोज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। ठीक है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताओ, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपव्यय पद या अव्ययपट या अव्यय पद या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, अव्यय पद। अव्यय पद क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 20वें क्वेश्चन का। आगे देखिए, आगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर का मैं जो है सॉल्यूशन करा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक है, अब इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ लिखना है तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे, इस गद्यांश में बताया गया है कि मनुष्य पर संगति का बहुत असर होता है। वह कुसंग में रहता है तो उसकी बुद्धि और आचरणों का क्षय होता है। यदि वह सुसंगति में रहता है तो उसके चरित्र का निर्माण होता है और वह लगातार प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या किस तरीके से करेंगे इसकी? तो देखो उत्तर में लिखना है, मानव जीवन में युवावस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी की तरह रोक देती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता।
वरन प्राय उसे गिरा देता है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए ऐसी सुदृढ़ वाह है, अर्थात सहारा देने वाली है, जो हमें कभी गिरने नहीं देती, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? सदृढ़ बाहु का क्या अर्थ होता है? मजबूत सहारा। मजबूत सहारा हो जाएगा। अब देखो, आपको वो वाला नहीं आता तो आप इसे कर सकते हैं, दो में से एक करना होता है। क्या है? ईर्ष्या से बचने के उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता कर लेना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा जगेगी तो उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का क्या नाम है? पाठ का नाम है ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से। लेखक का नाम प्यारे बच्चों यहाँ पे श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा ये रचा गया है। अगला क्वेश्चन आपका रेखांकित अंश का बनेगा। तो रेखांकित अंश में आपको लिखना है, रेखांकित अंश में यह बताया गया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह समझना चाहिए कि उसकी ईर्ष्या का कारण क्या है। उसे उस कमी का अभाव की पूर्ति के लिए कोई सकारात्मक और रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को इस दिशा में मोड़ लेता है तो वह ईर्ष्या करना कम कर देता है, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगता है। तीसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट है कि ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदतों को छोड़ने की सलाह देता है। ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदतों को छोड़ने की सलाह देता है? तो लेखक सलाह देता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को फालतू और बेकार की बातों पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। इससे वह अपने मन को अनुशासित कर सकता है और ईर्ष्या से बच सकता है। अगला आपको पद्यांश का क्वेश्चन रहेगा। देखो, पद्यांश में ये वाला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रानी मैं जानी अजानी महापावी पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काजहु अकाजहु ने जानियो कयो तियो को जे ही कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए बिछुर कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सुख सखी राखी वो जोगु किमी के बनवास दियो है। उपयुक्त पंक्ति का आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना है। संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे? तो संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के संकलित वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता यानी कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्यांश उनके द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। कवितावली के अयोध्या कांड से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही हैं कि मैं जान गई कि रानी कैकेयी महाअज्ञानी, उसका हृदय वज्र और पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजा दशरथ भी अच्छे बुरे का विचार नहीं किए हैं और पत्नी के कहने पर इन्हें वनवास दे दिया। इनकी सूरत मन को मोहने वाली है। हे सखी, ये आँखों में बसाने योग्य है, फिर किस कारण से इन्हें वनवास दे गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्यांश में ऐसी मनोहर मूर्ति एक इसके लिए प्रयुक्त है तथा इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। राइट आंसर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि आपको पहला वाला नहीं आता तो आप इसे कर सकते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट कर करता सफल जवानी को। सेना नायक राणा के भी रण देख कर चाय भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगने उत्साह भरे। उपयुक्त पद्यांश में कवि और शीर्षक का नाम लिखिए, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन आपको उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर ये आपको करना है। ठीक है, तो
तो इसमें जो है पाठ का नाम और शीर्षक का नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें किस योद्धा की बात की गई है? महाराणा प्रताप की। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पर संस्कृत का अनुवाद देखने को मिलेगा। गद्यांश गद्यावतरण जो कि संस्कृत का अनुवाद रहेगा। यहाँ पर देखो ये संस्कृत में आपको कुछ गद्यांश दिया गया है वाराणसी चैप्टर से। वाराणसी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसको आप ज़रूर तैयार करके रखना। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के वाराणसी पाठ से लिया गया है। इस संस्कृत गद्यांश में वाराणसी प्राचीनतम और वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। हिंदी में अनुवाद करेंगे। देखो वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रही है और वर्तमान में भी यह संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रभावित होती रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक उच्च कोटि के आचार्य तथा विद्वान द्वारा वैदिक साहित्य के अध्ययन का भी अध्यापन में आज भी प्रयासरत है। वाराणसी में केवल भारतीय नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। जहाँ पर कई विश्वविद्यालय जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय हैं, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। ये अगर आपको पहला वाला नहीं आता इसे कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति से ये देखो आपको संदर्भ लिखना है कि संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, ठीक है। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसकी हिंदी कैसे होगी? ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता एक है और इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जड़ है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, क्राइस्ट अल्लाह आदि एक ही परमात्मा के नाम हैं। उसी ईश्वर को लोग गुरु मानते हैं। अतः सभी मतों की समानता एवं सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। यहाँ पे देखो कि दिए गई संस्कृत आपके पद्यांश, यानी संस्कृत में गद्यांश भी होता है पद्यांश भी होता है। तो ये एक आपको श्लोक मिलेगा, इस श्लोक को आपको करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो आगे जब नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है खंड काव्य अपने ज़िले के हिसाब से आपको करना है। खंड काव्य ये इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो प्यारे बच्चों कमेंट में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि सर पीडीएफ चाहिए। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बता देना पीडीएफ के बारे में, आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और कमेंट में बता देना कि सर पीडीएफ चाहिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। ये खंड काव्य हैं, सारे के सारे खंड काव्य जितने भी पूछे गए थे ये सारे खंड काव्य। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो कुछ और तैयार करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी की सभी चीज़ें, इनको ज़रूर तैयार करके रखना। और यहाँ पे तुमुल खंड काव्य आप देख सकते हैं जयप्रकाश भारती है और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। यहाँ पे देखो जीवन परिचय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करिए, ठीक है। तो इनका ये सारा का सारा तैयार कर लेना, आपको जो है पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप हमारे जो है अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिनका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।